एजेंडा आज तक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। जेपी नड्डा ने कहा कि जन्नावाला बयान अखिलेश यादव की मानसिकता का परिचय देता है। उत्तर प्रदेश में हमारे लिए अखिलेश की यही मानसिकता चुनौती है। जेपी नड्डा ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में माफिया राज को बढ़ावा मिला है और अब योगी आदित्यनाथ की सरकार में माफिया यूपी छोड़कर चले गए। जेपी ने दावा किया कि यूपी में बीजेपी फिर 300 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाएगी। 300 प्लस समझाएंगे। 300 प्लस बिल्कुल एक तरफा। और चुनाव जैसे जैसे गर्म होगा वैसे वैसे हमारी सरकार बनने का आसार तो है ही, लेकिन 300 प्लस के नंबर के साथ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रियंका गांधी पर तंज कसा। प्रियंका गांधी पर इशारों में हमला बोलते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि लीडर और रीडर में फर्क होता है। जेपी नड्डा ने कहा कि ये बीजेपी का ही असर है कि अब नेता मंदिर जा रहे हैं और माथे पर तिलक लगा रहे हैं। मुझे तो बड़ी खुशी है, मैं उनको देखा, वैसे मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली ने और हमारी संस्कृति ने, इन नेताओं ने जिन्होंने कभी भी मंदिर के दर्शन नहीं किए, आजकल चंदन लगा करके भाषण दे रहे हैं। एजेंडा आज तक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि चुनाव में किसानों का आंदोलन का असर नहीं है। जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने बड़ा दिल दिखाते हुए कृषि कानूनों को वापस लिया, न कि चुनाव की वजह से। जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि किसानों से लगातार बातचीत की जा रही है, हर मुद्दे पर बातचीत हुई है, लेकिन जिन लोगों को समझना नहीं है उन्हें क्या समझाया जाए। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एजेंडा आज तक के मंच से पीएम मोदी पर हमला बोला। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर आजादी के वक्त आज के नेता होते तो कश्मीर अभी पाकिस्तान में होता। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ की और उन्हें एक महान नेता बताया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी चाहते तो 1000 बालाकोट कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐसा ना करके राजधर्म निभाया। अटल बिहारी वाजपेयी ने कश्मीर को दिल की नजरों से देखा। ये सरकार गोडसे का कश्मीर बनाना चाहती है। ये तो नया हिंदुस्तान है, पर ये मेरे गांधी का हिंदुस्तान नहीं है, ये गोडसे का हिंदुस्तान है। और जो कश्मीर बनाया जा रहा है वो भी गोडसे का कश्मीर बनाया जा रहा है, जहां बात करने की आजादी नहीं है, जहां मुझे हफ्ते में 2 दिन मेरे लॉक लगाया जाता है, गेट पे बंद किया जाता है मुझे। एजेंडा आज तक के मंच पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि बदलाव की शुरुआत उसी दिन से हुई जब वंचित लोगों को अधिकार मिलना शुरू हुआ। मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लगातार विकास के काम हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जिनके चश्मे के पावर कम है उन्हें ये नहीं दिखेगा। वहीं कश्मीर के मुद्दे पर मनोज सिन्हा ने कहा कि जिसकी भारत में आस्था है, कश्मीर पर सिर्फ उन्हीं लोगों से बात की जाएगी। नहीं, ये पहली सरकार है जो पीस बाई करने में विश्वास नहीं करती है, पीस इस्टेब्लिश करने में विश्वास करती है। और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि केवल वे दोषी नहीं है जो लोगों की किलिंग करते हैं। मुझे लगता है उनसे ज्यादा अपराध उनका है जो इस पूरे इकोसिस्टम को बढ़ाने में मदद करते हैं। और पहली बार सरकार इस पर ध्यान केंद्रित कर रही है कि पूरे इकोसिस्टम को ही समाप्त किया जाए। एजेंडा आज तक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे के निजीकरण से इनकार किया। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे को प्राइवेट हाथों में सौंपने का सवाल ही नहीं उठता। रेलवे का कभी भी निजीकरण नहीं किया जाएगा। दुनिया भर में रेलवे सरकार चलाती है और यहाँ भी सरकार ही चलाएगी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल यात्रियों की यात्रा के दौरान कोई दिक्कत ना हो, सरकार की यही प्राथमिकता है। बेचने की कोई बात ही नहीं। दुनिया भर में रेलवेज इज प्राइमरीली अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ पर भी वैसे ही रहेगा, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं कई बार कह चुका हूँ, पीयूष जी कह चुके हैं, इससे ज्यादा और क्या कहना भाई। एकदम कंफर्म्ड है कि 100% कंफर्म, कोई नियत नहीं आपकी ऐसी। लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के नए केस मिले हैं। एक केस मुंबई जबकि दूसरा केस गुजरात के जामनगर में मिला है। बताया जा रहा है कि गुजरात के जामनगर में अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे से लौटे शख्स कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित मिला है। ये शख्स 2 दिन पहले ही जिम्बाब्वे से गुजरात लौटा था। एयरपोर्ट पर जांच में पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद मरीज का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया था। अब उसकी रिपोर्ट से साफ हो गया है कि वो ओमिक्रॉन से संक्रमित है। मुंबई में बीएमसी ने होम क्वारंटीन को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक हर दिन सुबह एयरपोर्ट सीईओ 24 घंटे में रिस्क और हाई रिस्क कंट्री से आने वाले लोगों की डिटेल्स डिजास्टर मैनेजमेंट को भेजेगा।
डिजास्टर मैनेजमेंट उस लिस्ट को वार्ड ऑफिसर और कोविड वॉर रूम को भेजेंगे। कोविड वॉर रूम दिन में 5 बार पैसेंजर की हेल्थ की जानकारी लेंगे। वार्ड ऑफिसर सोसाइटी के सेक्रेटरी को होम क्वारंटीन करने वाले व्यक्ति को नोटिस जारी करेंगे। डॉक्टर्स की टीम हर दिन चेकअप करने जाएगी। आज अमित शाह बीएसएफ के 57वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अमित शाह 2 दिन के जैसलमेर दौरे पर हैं, जहां पहले दिन उन्होंने तनौट माता के दर्शन किए, वहीं बीएसएफ के जवानों से मुलाकात की। पहली बार बीएसएफ का स्थापना दिवस जैसलमेर में मनाया जा रहा है, जहां बीएसएफ के जवान अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। किसान आंदोलन को लेकर किसानों की अहम बैठक हुई, जिसके बाद 5 लोगों की कमेटी तैयार की गई। ये कमेटी किसानों की ओर से सरकार से बातचीत करेगी। वहीं आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति 7 दिसंबर की बैठक में तय की जाएगी। किसान अभी भी एमएसपी और किसानों पर लगे केस वापस लेने के मुद्दे पर अड़े हुए हैं। ये एक जाने का माध्यम है, सरकार से बैठ कर बातचीत करने का एक माध्यम है। इसी में ही एमएसपी की भी बात होगी, आगे जो और 100 मसले होंगे उनकी भी बात होगी। एक बातचीत का एक रास्ता है, ये एक अंदर दिल्ली जाने का दरवाजा है, उसमें अंदर जाएगी। ये सारा काम अपने आप करेगी। फिर मुंबई टेस्ट का आज तीसरा दिन है, जहां टीम इंडिया बड़ी बढ़त के इरादे के साथ मैदान पे उतरेगी। टीम इंडिया ने दूसरी पारी में बिना कोई विकेट खोए 61 रन बना लिए। इसी के साथ न्यूजीलैंड पर टीम इंडिया 332 रनों की बढ़त बना चुकी है। दूसरी पारी में टीम इंडिया ने सधी हुई शुरुआत की। पहली पारी में शतक जमाने वाले मयंक अग्रवाल 38 रन बनाकर क्रीज पर डटे रहे। वहीं ओपनिंग करने आए पुजारा 29 रन बनाकर नाबाद रहे। इससे पहले न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने टीम इंडिया की फिरकी के आगे टिक नहीं पाए। न्यूजीलैंड की पूरी टीम 28.1 ओवर ही खेल सकी और 62 रनों पर ढेर हो गई। न्यूजीलैंड के 9 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके। न्यूजीलैंड की ओर से जेमिसन ने सबसे ज्यादा 17 रन बनाए। भारत की ओर से पहली पारी में आर अश्विन ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। वहीं मोहम्मद सिराज ने शुरुआती 3 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। अक्षर पटेल ने 2 विकेट झटके, जबकि जयंत यादव ने 1 विकेट लिया। पहली पारी में एजाज पटेल की गेंदबाजी के आगे भारतीय बल्लेबाजों ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। एजाज पटेल ने इतिहास रचते हुए टीम इंडिया के सभी 10 विकेट चटकाए। ऐसा करने वाले वो दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन गए। एजाज पटेल से पहले इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज जिम लेकर और पूर्व भारतीय कप्तान अनिल कुंबले ने ये कारनामा किया है। जिम लेकर ने 1956 में एक पारी में 10 विकेट लिए थे। वहीं अनिल कुंबले ने 1999 में पाकिस्तान के 10 खिलाड़ियों को चलता किया था। भारत पहली पारी में 325 रन बनाने में कामयाब रहा, जहां ओपनर मयंक अग्रवाल ने शानदार पारी खेलते हुए 150 रन ठोके। टेस्ट क्रिकेट में मयंक का ये तीसरा 150 का स्कोर रहा। वहीं अक्षर पटेल ने 52 रनों की पारी खेली। मयंक और अक्षर ने 7वें विकेट के लिए 168 गेंदों पर 67 रन जोड़े। पाकिस्तान में श्रीलंकाई नागरिक की पीट कर हत्या मामले में 800 से अधिक लोगों पर आतंकवाद के आरोप में मामला किया गया दर्ज। मामले में 118 लोगों को पुलिस ने अब तक किया गिरफ्तार। दोषियों पर कार्रवाई के लिए पाकिस्तान सरकार पर बढ़ रहा है वैश्विक दबाव। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अमेरिका में बढ़ती महंगाई से दुनिया में तबाही आने की आशंका जताई। अमेरिका में 31 साल में सबसे ज्यादा महंगाई दर्ज की गई। अमेरिका की महंगाई से ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी पड़ सकता है बुरा असर। लोकतंत्र बहाल होने के बाद पश्चिमी अफ्रीकी देश गाम्बिया में पहली बार हो रहा है राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान। गाम्बिया के राष्ट्रपति को चुनौती देने के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में उतरे। ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंचे पोप फ्रांसिसी ने शरणार्थी संकट पर खींचा दुनिया का ध्यान। फ्लाइट से उतरने पर फिलीपींस मूल के एक शरणार्थी बच्ची ने पोप फ्रांसिसी का किया स्वागत। ओमिक्रॉन के एपिसेंटर दक्षिण अफ्रीका के गौतांग से कोरोना के नए वेरिएंट के 7% मामले आ रहे हैं सामने। अस्पतालों की कमी के साथ गौतांग में तेजी से बढ़ रहे हैं मामले। वहीं अमेरिका में 10 से अधिक राज्यों तक पैर पसार चुका है कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन।